हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था बहुत ही मेजर टॉपिक दैट वाज अबाउट फ्रॉड। तो फ्रॉड के बाद हम लोग उससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज अबाउट कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो कि ये सारे टॉपिक्स बात करते थे वॉइडेबिलिटी के बारे में, कैसे कोई भी एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से नहीं लिया गया है, फ्री कंसेंट से नहीं किया गया है, तो और वो जो एग्रीमेंट है वो कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया है उस एग्रीमेंट में, तो माना जाएगा, तो कर दिया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। बट उसके साथ हम लोगों ने सेक्शन 17 में एक्सेप्शंस भी देखा था, दैट वाज डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ। अगर अगर डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ था, अगर आप पता कर सकते थे सच्चाई क्या है विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस, और आपने नहीं पता किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, तो उसे वॉइडेबल नहीं किया जाएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि बात करता है सेक्शन 19 वॉइडेबल के बारे में। सेक्शन 19 का एक्सप्लेनेशन भी है, that is talking about a fraud or misrepresentation which didn't cause the consent to a contract of a party on whom such fraud was practiced, or to whom such misrepresentation was made doesn't render a contract voidable। तो इसमें ये क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन इसी बात को एक्सप्लेन करता है। अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट नहीं लिया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। यही बातें इसमें की गई हैं। इसके इलुस्ट्रेशंस आप लोग एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं। ऐसे टफ इलुस्ट्रेशंस नहीं है, ये सारे इलुस्ट्रेशंस हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सेक्शन 19 ए भी यही बात कर रहा था, जो कि एक बार हम लोग पहले भी पढ़े हैं इन अनड्यू इन्फ्लुएंस में। सेम बात करता है एज ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 ए सेम बात करता है सेक्शन 19 के तरह ही, जो कि लेकिन वो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। ये कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस को वॉइडेबल। सेक्शन 19 ए अनड्यू इन्फ्लुएंस को वॉइडेबल कर रहा है, और सेक्शन 19 किसे वॉइडेबल कर रहा था, दैट इज अबाउट कोवर्जन, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइडेबल ही हो रही हैं सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें? कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सारी चीजें वॉइडेबल हो रही हैं, लेकिन कोवर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल है। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, कोवर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 19, और सेक्शन 19 ए में केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल है। ठीक है, ये भी इलुस्ट्रेशंस की बात कर रहा है। इसके इलुस्ट्रेशंस एक बार रीड करते हुए चलिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है मिस्टेक के बारे में। कब मिस्टेक माना जाएगा, मिस्टेक कैसे होता है, कैसे माना जाता है कि कोई व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाएगा, वॉइड या वॉइडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सेम एज अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, उसी के तरह ये टॉपिक है मिस्टेक भी। बीच में सेक्शन 19 और 19 ए जो कि बात कर रहा था वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। उसके बाद सेक्शन 20, 21 एंड 22 बात करता है मिस्टेक के बारे में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 20 कहता है एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट मिस्टेक में क्या कर रहा है, वॉइड कर दिया जा रहा है। वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जहां पे दोनों पार्टी ही क्या है, मिस्टेक कर रही हैं। किससे रिलेटेड, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। तो मिस्टेक जो होता है वो दो तरीके से होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मिस्टेक फैक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, और लॉ के बेसिस पे भी मिस्टेक किया जा सकता है। तो कहता है एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं, किसके बेसिस पर, मैटर ऑफ फैक्ट के बेसिस पर। यहाँ पे हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ। where both the parties to an agreement are under a mistake, जहां दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर रही हैं, लेकिन कैसे एग्रीमेंट कर रही हैं, मिस्टेक के अंदर एग्रीमेंट कर रही हैं। फैक्ट को लेकर के, फैक्ट को लेकर के मिस्टेक कर रही हैं, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एन इरेनियस ओपिनियन
as to the value of the thing which form the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of the fact. ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, ऐसा इरेनियस ओपिनियन जो कि वैल्यू ऑफ थिंग को लेकर के, जो कि एज टू द वैल्यू ऑफ थिंग विच फॉर्म अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, उसको नहीं माना जाएगा, जो ऐसा अरेनियस ओपिनियन बन रहा है, ऐसा गलत ओपिनियन बन रहा है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, उसे नहीं माना जाएगा, उसे डीम नहीं किया जाएगा एज अ मिस्टेक टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसके इलुस्ट्रेशंस देखते हैं, ये टॉपिक इलुस्ट्रेशन से काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A agrees to sail to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the good lost. Neither goods lost, neither party was aware of these facts. The agreement is void. क्या बोल रहा है ये? ए जो है उस वो एग्री करता है कुछ गुड्स को, गुड्स टू सेल, एग्रीज टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक गुड्स ऑफ कार्गो, कार्गो से कुछ जहाज से कुछ गुड्स को सपोज करता है कि ये इंग्लैंड से बॉम्बे आ रही है, तो वो एग्री, दोनों में एग्रीमेंट होता है कि हम उसे सेल करेंगे, सेल को लेकर के एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन जब उन लोगों का ये बार्गेनिंग चल रहा था अबाउट द गुड्स, उससे पहले ही गुड्स खो चुका था, उससे पहले ही गुड्स खो चुका था रास्ते में। तो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। यहां देखिए, इनोसेंटली हो रहा है, कोई भी कार्य यहाँ पे इनोसेंटली किया जा रहा है, इसमें किसी भी पार्टी का अवेयरनेस नहीं है, नो नॉलेज नो इंटेंशन, तो माना जाएगा ये एग्रीमेंट क्या था, ये वॉइड था। अगर कोई पार्टी, दो पार्टीज एंटर कर रही हैं ऐसे एग्रीमेंट में जिस एग्रीमेंट के बारे में उन दोनों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो गुड्स के बारे में लेकर के एंटर करती है और वो गुड्स रास्ते में ही खो जाता है। और इस बारे में, जैसे ये समझ लेते हैं, इस जमाने में अगर फोन कॉल्स नहीं थे या नेटवर्क सिस्टम अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली और गुड्स खो जाता है, गुड्स अगर खो जाता है रास्ते में और अवेयर नहीं हो पाती है पार्टीज और वो दोनों एग्रीमेंट कर लेती है, तो उस एग्रीमेंट को माना जाएगा दैट इज वॉइड। तो ये इलुस्ट्रेशंस ये बताते हैं हमें कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इलुस्ट्रेशंस को करना बहुत जरूरी है। बी कहता है, ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, दो नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। दो पार्टी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीज करती है कि हाँ मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसे तुम्हें सेल करूंगा। सामने वाला पार्टी बोलता है ठीक है सेल कर दीजिए आप हमें, हम लेना पसंद करेंगे, इसी कलर का घोड़ा है, सब कुछ सही है, सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट जिस टाइम में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था, दोनों एग्री कर रहे थे, बार्गेनिंग के टाइम में घोड़ा मर जाता है, वॉज डेड। तो और वो दोनों पार्टी, ऐसा नहीं है कि जो घोड़ा सेल कर रहा था वो जान रहा था कि मेरा घोड़ा मरा हुआ है उसके बाद वो सेल कर रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। दो नेदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, किसी भी पार्टी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, घोड़ा नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट माना जाएगा वॉइड। हम लोगों ने पहले देखा था जहां पे इंटेंशन गलत, अगर बी जानते हुए भी या ए जानते हुए भी घोड़ा बेचता या खरीदता कि घोड़ा मरा हुआ है, तो माना जाता यहाँ पे इंटेंशन का प्रेजेंस होता और ये माना जाता कि यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे फ्रॉड नहीं है क्योंकि इंटेंशन का प्रेजेंस नहीं है, दोनों को नहीं पता था और गलती हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो माना जाएगा ऐसा एग्रीमेंट जैसे कभी एग्रीमेंट ऐसा हुआ ही नहीं था, वॉइड माना जाएगा। सी कहता है, ए बीइंग इंटाइटल्ड टू एन स्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी agrees to sail it to sea. B was dead at the time of agreement, but both parties were ignorant of the fact the agreement is void. इसमें भी सेम बात कह रहा है, यहाँ पर भी इस फैक्ट को लेकर के, जो बी का यहाँ पे डेथ हो गया है, इस फैक्ट को लेकर के दोनों पार्टी अवेयर नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे भी माना जाएगा कि ये एग्रीमेंट वॉइड है।
तो सेक्शन 20 में हम लोगों ने देखा कि एग्रीमेंट अगर पार्टी अवेयर नहीं है उस चीज को लेकर के, उन्हें पता नहीं है मटेरियल फैक्ट को लेकर के, उसके बाद भी एग्रीमेंट कर लिया जाता है, तो वो एग्रीमेंट माना जाएगा वॉइड, दैट इज इन सेक्शन 20। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 21 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ। अब उस मिस्टेक का इफेक्ट क्या होगा लॉ के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे मिस्टेक एज टू लॉ। अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, मिस्टेक एज टू फैक्ट, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन सेक्शन 21 इज टॉकिंग अबाउट मिस्टेक एज टू लॉ इफेक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ये तो ना ही वॉइड होगा ना ही वॉइडेबल होगा, बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय द मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ not in force in India has the same mistake as the mistake of fact. Very important section. Section 21 is very important because this is talking about mistake of law. Mistake of law. अब हम ये कहते हैं, अगर सामने मेरे रेड लाइट है, ये रेड लाइट है, येलो लाइट है और ये ग्रीन लाइट है, ये लाइट्स जल रहे हैं, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हम रेड लाइट के टाइम पे, जब ये रेड लाइट ऑन थी, उस टाइम पे हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं आगे। जब हम पकड़े जाते हैं तो हम ये कहते हैं, हमें यही नहीं पता था कि रेड लाइट जब जलती है तो हमें रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यही नहीं पता था, हम ये लेते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ का एक बचाव लेते हैं। तो अगर कोई भी इंडिया के अंदर क्या कह रहा है, इंडिया के अंदर अगर कोई भी कहता है कि उसे मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया था, तो ऐसा ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं किया जाएगा, वॉइडेबल नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है अगर वो व्यक्ति फॉरेन में था, फॉरेन कंट्री में था, या कोई फॉरेनर इंडिया में आया और वो ये कहता है मुझे इंडिया का लॉ नहीं पता था, मेरे यहाँ ग्रीन लाइट पे चला जाता, ग्रीन लाइट पे रुका जाता है और रेड लाइट पे चला जाता है, तो हम उसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि उसको हर जगह का लॉ पता होगा, तो हम उसे एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान करके वॉइड कर सकते हैं या वॉइडेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं जो कि इस बात को और क्लियर करेगा। A and B make a agreement या contract grounded on the erroneous belief that a particular date is barred by Indian law of limitation. The contract is not voidable. अब ये देखिए, ये क्या कहने लगा अब यहाँ ए और बी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और उनको ये गलत लगता है, देखिए यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे भी इंटेंशन नहीं है, इरेनियस बिलीव होता है, दोनों को गलत मानते हैं वो दोनों, कि जो भी डेट इन्होंने लेके रखा है, जो भी उधार इन्होंने लेके रखा है, वो बार्ड वो बार्ड है बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग वो बार है, रोका गया है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इज नॉट वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। हमेशा लॉ ये मान के चलता है, हमेशा कोर्ट ये मान के चलती है कि आप अवेयर है अबाउट लॉज, आपको पता है लॉ, भले ही आपको नहीं पता हो, भले ही आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता है, फिर भी कोर्ट हमेशा यही मान के चलती है कि आपको लॉ पता है, क्योंकि अगर ऐसे हो जाए तो सब लोग यही कहने लगेगा कि मुझे तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, सब इसी बात का डिफेंस ले लेगा। इसलिए ये कोई बात नहीं होती, ये कोई डिफेंस नहीं होता कि आपको लॉ ही नहीं पता था। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ये कह के होता है कि मुझे लॉ ही नहीं पता था और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, उसे वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। ओके, सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज द मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो मिस्टेक किया जा रहा है, किसके द्वारा, केवल एक पार्टी के द्वारा, दूसरा पार्टी अवेयर था, लेकिन दूसरी जो सामने वाली पार्टी थी ए अवेयर था और जो बी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा था, इसके द्वारा मिस्टेक किया जाता है, किस चीज को लेकर के, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 20 एंड सेक्शन 22 both are talking about matter of fact, but section 21 is talking about matter of law, mistake of law. A contract is not voidable merely
कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं किया जाएगा merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact. इस बात पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को voidable नहीं किया जाएगा कि उसमें से एक पार्टी जो थी वो गलत समझ रही थी, कोई एक पार्टी उसे गलत समझ रही थी, उसे मिस्टेक हो गया, इस बेसिस पर, मैटर ऑफ फैक्ट के बेसिस पर उसे वॉइडेबल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 21 भी यही बात करता है। अब इसका हम लोग प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस सेक्शंस को बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अबाउट सेक्शन 20, 21 एंड 22। मिस्टेक का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अगर ये देखिए, ये आंसर राइटिंग पे काम आता है इस तरह का इंट्रोडक्शन। अगर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है डिफाइन, बट कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि ए एंड बी इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज ऑन द मिस्टेक, क्या होगा जो कि मिस्टेक से किया गया है, तो आगे क्या होगा। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा कि मिस्टेक में क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसके बाद आगे की बातें लिखी जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन हर जगह काम आएंगे मिस्टेक को लेकर के। A mistake refers to an incorrect belief that is innocent in nature which leads one party to misunderstand the other. क्या कह रहा है, बिलीफ जो है वो इनोसेंट है पर इनकरेक्ट बिलीफ था। इनोसेंटली हो रहा है बट इनकरेक्ट बिलीफ हो रहा है, गलत था विश्वास जो जिस बात पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे थे, जिस चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे इंटर कर रहे थे, वो इनोसेंटली तो कर रहे थे लेकिन इनकरेक्ट था, गलत था, हमें मैटर ऑफ फैक्ट्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, it usually takes place when parties to the contract are not completely aware of the terms of the agreement and understand the terms in a different sense. जहां पे पार्टीज जो है वो पूरी तरह से जो भी टर्म्स हैं, जो भी एग्रीमेंट के टर्म्स थे उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर नहीं थी, पार्टीज कंप्लीटली अवेयर नहीं थी एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स इन अ डिफरेंट सेंस। वो पार्टीज उस टर्म को समझ रही थी लेकिन किस चीज में, डिफरेंट सेंस में, सेंस अलग था। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ के आए हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि अगर जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वहां पे सेंस जो है, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सेम थिंग ऑन अ सेम सेंस, सेम चीज पर और सेम सेंस में एग्रीमेंट होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं। Therefore, there is no consensus at idemi. यहाँ पे ये लैटिन मैक्सिम है, ये लैटिन मैक्सिम है, इसका प्रेजेंस जरूरी है, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द पार्टीज। वहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। मीटिंग ऑफ माइंड मीन्स सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं था, सेम सेंस नहीं था, चीज तो एक ही थी लेकिन सेम सेंस में नहीं किया जा रहा था। ये कुछ और समझ रहा था, ये कुछ और समझ रहा था, और कुछ और समझने के बेसिस पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये सेम थिंग इन अ सेम सेंस, ये जो चीज है ये थी ही नहीं, यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं थी, और इसको लेकर के हम किसी कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर जाते हैं तो ये माना जाएगा कि सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं है, ये मिस्टेकली किया गया है, तो उसे वॉइड किया जा सकता है। अब कह रहा है इट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन, इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, ये भी कह सकते हैं इसको। अनइंटेंशनल एक्ट है, ओमिशन भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, इग्नोरेंस भी हो सकता है। यहाँ पे केवल एक्ट की ही बात नहीं कह रहा है मिस्टेक में, यहाँ पे एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, इग्नोरेंस भी हो सकता है, या फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं की जाती है तो उसे माना जाएगा कि वो मिस्टेकली की गई है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट टू काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। दो तरह की मिस्टेक की बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन सेक्शन 20 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ कहता है सेक्शन 21 में, द लैटिन मैक्सिम इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जिक्यूट। अब यहाँ पे ये मेन बात है, अगर कभी भी ये मैक्सिम आ जाती है तो समझ में नहीं आता कि किस बारे में बात कह रहा है। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 21,
अगर इग्नोरेंट ऑफ, क्या कह रहा है, इग्नोरेंट ऑफ लॉ, इग्नोरेंट ऑफ लॉ मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई ये कहता है कि मुझे लॉ ही नहीं पता था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ये कोई डिफेंस नहीं होता है कि मुझे लॉ ही नहीं पता था। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट क्लेम रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट दे वर अनअवेयर ऑफ इंडियन लॉ। हम इंडिया में रहते हैं, ये हमारी टेरिटरी है इंडिया की, हम इस टेरिटरी में रहते हैं, इस टेरिटरी में रहने के बाद हमसे कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ। हम किसी दूसरे, इवन अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एमपी में रहते हैं, यहाँ हम एमपी में रहते हैं और हमसे ऑफेंस कमिट हो जाता है इधर जाके केरल में, अगर हमसे कोई ऑफेंस जाकर के केरल में कमिट हो जाता है, इवन ये जो ऑफेंस था दैट इज अंडर स्टेट लॉ, अगर ये स्टेट लॉ के अंदर हमने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो भी तब भी हम इस बात का ग्राउंड ऑफ रिलीफ नहीं ले सकते हैं, इस बात का रिलीफ नहीं ले सकते हैं कि आई वॉज अनअवेयर ऑफ द लॉ। हमें अवेयर होना पड़ेगा सारे लॉज को लेकर के, हमेशा कोर्ट यही मान के चलती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अ मैन वॉज कॉट बाय अ टिकट कंडक्टर फॉर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन विदाउट अ टिकट। अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के किसी बस या किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, द मैन कांट क्लेम दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट टिकट इज रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग एंड शैल बी पनिश्ड। ये कोई दलील नहीं होती है, ये कोई डिफेंस नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं था कि बिना टिकट के ट्रैवल करने एक ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि कहीं भी हमारे लॉस को लेकर के, हमारे टेरिटरी लॉ को लेकर के हमें अवेयर होना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टिकट के बिना चढ़ जाता है किसी ट्रेन या बस में, उसके बाद अगर वो कंडक्टर के द्वारा पकड़ा जाता है, टीटी के द्वारा पकड़ा जाता है, उसके बाद वो ये कहता है मुझे पता ही नहीं था कि टिकट के बिना ट्रैवल नहीं करना था, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा, ये कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक क्रॉस्ड द सिग्नल एट रेड लाइट पे सिग्नल क्रॉस कर देता है, व्हेन कॉट बाय ट्रैफिक पुलिस ही प्लीडेड दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ टू स्टॉप एट रेड लाइट, सो ही विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ठीक है, इसके बाद इसके एक्सेप्शंस देखेंगे हम लोग कि कब कब इग्नोरेंस ऑफ लॉ भी एक्सक्यूजेबल हो सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पर पहला ये कहता है मिस्टेक विथ रिगार्ड टू अ फॉरेन लॉ। अगर कोई भी मिस्टेक किया जाता है फॉरेन लॉ के रिलेशन में, फॉरेन लॉ के बारे में, हमें नहीं पता था फॉरेन लॉ के बारे में और हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो माना जाएगा कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसको माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट एज मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर कोई भी मिस्टेक फॉरेन लॉ से रिलेटेड हो जाती है तो इसे माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये मैक्सिम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ये मैक्सिम जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉट एक्सक्यूजेड, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी फॉरेन लॉज पे। कहता है सेक्शन 21 ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट अ मिस्टेक रिगार्डिंग अ फॉरेन लॉ शैल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया। This is because the parties to the contract are not expected to know all the provision of the foreign law and their meaning. अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें नहीं पता हो सकता, हमें कभी नहीं पता हो सकता कि इंग्लैंड का लॉ क्या कहता है, कि अमेरिका का लॉ क्या कहता है, कि अफ्रीका का लॉज क्या कहते हैं, या फिर किसी किसी अरेबियन कंट्रीज का, किसी अरब के कंट्री का लॉ क्या कहता है। हम इंडिया में रह करके ऑल अर्थ के लॉज नहीं जान सकते, हम केवल अपने टेरिटरी के लॉज के लिए लायबल होंगे एज अ मिस्टेक, ना कि पूरी टेरिटरीज को लेकर के, पूरी अर्थ को लेकर के, अर्थ के लॉज को लेकर के। तो यही यहाँ कह रहा है दिस इज बिकॉज द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पार्टी अगर फॉरेन के लॉज को लेकर के उसको नहीं पता था तो उसे माना जाएगा mistake of fact. Therefore, in case of mistake of foreign laws by the both the parties, the contract will be considered void. अगर कोई भी पार्टीज, दोनों पार्टीज के यहाँ बात कर रहा है,
अगर दोनों पार्टीज ये मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कर देती है तो उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा कि वो वॉइड है। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, an Indian company agrees to sell an American company 200 cans of certain mixture containing 45% of sulfuric acid। 200 कंटेन सेल करती है, सेल करने के लिए एग्री करती है किसी अमेरिकन कंपनी को। कौन? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी किसी अमेरिकन कंपनी को 200 केन्स सेल करने के लिए, 200 डिब्बे, केन्स मतलब डिब्बे या कोई भी बॉक्स सेल करने के लिए अग्री करती है जिसमें 45% सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है। द लॉ ऑफ द कंट्री हैड बैंड द परचेज एंड सेल ऑफ मिक्सचर मोर देन 30% सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन लेकिन इंडिया में ये तो है, यहाँ पे इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि 45% सल्फ्यूरिक एसिड का आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में 30% सल्फ्यूरिक एसिड का सेल मना है। अगर किसी में 30% से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसे सेल नहीं किया जाएगा, सेल या परचेस नहीं किया जाएगा, ये मना है, रेस्ट्रिक्टेड है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया जाएगा कि ये वॉइड है, क्योंकि हम इंडिया में बैठ करके अमेरिका के लॉज नहीं जान सकते, हम इंडिया में बैठ करके अदर फॉरेन कंट्रीज के लॉ नहीं जान सकते। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी मुस्लिम्स कंट्री हैं वहाँ के लॉज जो होते हैं वो बहुत ही डिफर करते हैं इंडिया से। फिर भी अगर हम एग्री कर ले कि हाँ, ठीक है, अमेरिका के लॉज हमें लगभग पता होते हैं या इंग्लैंड के लॉज हमें पता होते हैं, जितने भी मुस्लिम्स कंट्री होते हैं, अरब्स के कंट्रीज होते हैं, उनके लॉज हमें नहीं पता होते, उनके लॉज बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो इस हिसाब से तो हम लोग हर जगह लायबल हो जाएंगे, है। तो इसलिए इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ करके सारे कंट्रीज के लॉ नहीं जान सकते, इसलिए इसे माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। सेकेंड कह रहा है, इसका एक्सेप्शन क्या है, मिस्टेक विथ रिगार्ड टू अ प्राइवेट राइट। अगर किसी का कहीं पे प्राइवेट राइट है तो हमें इसके प्राइवेट राइट के बारे में नहीं पता हो सकता। किसी का पर्सनल राइट है तो हमें उस किसी के पर्सनल राइट के बारे में नहीं पता हो सकता, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है अनअवेयरनेस में तो माना जाएगा कि दैट इज नॉट ऑल्सो अ मिस्टेक ऑफ लॉ। एग्जाम्पल यहाँ पे, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्राइवेट राइट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ लॉ, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू फुली नो द प्राइवेट राइट ऑफ अनदर पार्टी। हर पार्टी जो है वो किसी और पार्टी के प्राइवेट राइट्स के बारे में नहीं जान सकती, इसलिए उसे माना जाएगा मैटर ऑफ फैक्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। मैटर ऑफ लॉ को या मिस्टेक ऑफ लॉ को अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, इसका मतलब उसे वॉइड किया जा सकता है। यही बात इस केस में की गई थी, कूपर वर्सेस फिफ्स के केस में। ये बहुत लैंडमार्क केस है रिगार्डिंग मिस्टेक। इसमें हुआ था, द प्लेंटिफ टुक अ लीज ऑफ फिशरी राइट फ्रॉम द डिफेंडेंट अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही ऑलरेडी हैड अ लाइफ इंटरेस्ट इन अ फिशरी राइट। The plaintiff therefore brought a suit for the cancellation of the lease, and defendant argued that this was a mistake of law. It was held that mistake as to a general ownership or right stand on the same footing as a mistake of law and therefore were declared void, क्योंकि इसे माना गया एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बेसिकली इस केस में होता ये है कि एक नीस रहता है, चाचा भतीजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो फिशरी है वहां पे इनके चाचा के पास कोई फिशरी था, फिशरी का पॉन्ड था या जो भी, तो ये चाचा इनको दे देते हैं इनके भतीजे को लीज पर कि तुम इसे इंजॉय करो, इसके फिशरी करते रहो। लेकिन इनके जो चाचा रहते हैं वो कुछ दिन बाद मर जाते हैं, ये ऐसे ही इंजॉय करता रहता है। कुछ दिन बाद ये जब जाता है रिन्यू कराने लीज को अपने, कि हमें आगे भी कंटिन्यू नहीं करना है, चाचा तो अब नहीं है तो हम अपने चाची के साथ, अब चाचा नहीं है तो सारी राइट चली आती है चाची के पास, तो चाची या मामी जो भी थी इस केस में, तो इसमें ये आता है लीज को रिन्यू कराने के लिए मामी से लेकर के। बाद में पता चलता है कि चाचा ने मरते समय ही इसे ऑलरेडी इसमें ओनरशिप दे दिया था ए को,
इसके नीज को अपने। तो जब ओनरशिप दे दिया था ऑलरेडी, इसके पास ये राइट आ गया था, पर इसको पता नहीं था अपने राइट्स के बारे में, अनअवेयर था प्राइवेट राइट को लेकर के, तो इसे ये माना जाएगा, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जो फिर ये इसने रिन्यू कराने के लिए किया, उसे वॉइड माना जाएगा। ये इसे नहीं पता था, अनअवेयर था अबाउट द राइट्स। Basically, a nephew leased a fishery from his uncle. The uncle died. Uncle मर जाते हैं. He renewed the lease from his auntie, only to find out later that his uncle had given him already लाइफ इंटरेस्ट इन इट. उसको ऑलरेडी लाइफ इंटरेस्ट दे दिया गया था. लाइफ इंटरेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे बाद में, टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स में हम आपको पढ़ाएंगे इसमें. तो ये क्या था, एक तरह से कॉमन मिस्टेक था, तो इसे वॉइड माना जाएगा. इस तरह के लीज को, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इसे एज अ कंसीडर किया जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ. तो दोस्तों, हम होप करते हैं कि आपको मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसके एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या क्या, किस तरह से, कौन से एक्सेप्शंस होते हैं. अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई भी है लॉज और उससे रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है, फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और उसे वॉइड कराया जा सकता है. अगर प्राइवेट राइट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसे भी ट्रीट किया जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट एज अ मिस्टेक ऑफ लॉ, और उसे भी वॉइड किया जा सकता है. तो ये इसके एक्सेप्शंस थे. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी.